कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ये भी कहना चाहूंगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 200 लोकसभा में युवा महिला सांसद प्रणति शिंदे का भाषण सुनकर मुझे सुषमा स्वराज की याद आ गई और पीएम मोदी का वो बयान भी याद आ गया जो बजट सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने दिया था और आरोप लगाया था कि इंडिया गठबंधन की नकारात्मक राजनीति की वजह से संसद में युवा प्रतिभाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता अपने युवा सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं देते। तो जब प्रणति शिंदे का भाषण मैंने सुना तो मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि बीजेपी की तरफ से ऐसी महिला सांसद सामने क्यों नहीं आती। कहां सुषमा स्वराज का दौर था, कहां कंगना रनौत का दौर आ गया है। जब पीएम मोदी महिला आरक्षण का बिल लेकर आए थे तो खूब वाहवाही की गई कि देखिए महिला नेताओं को कितना राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से कितनी महिला सांसद हैं देश की लोकसभा में और राज्यसभा में, और इसके अलावा वो जो महिला सांसद हैं देश के मुद्दों पर वो कितनी आवाज उठाती हैं, कितनी सकारात्मक राजनीति करती हैं। कितने भाषण आपको याद है पिछले 10 साल में महिला वक्ताओं की। सिर्फ आपको जो पूर्व मंत्री है स्मृति ईरानी, उनका चीखना चिल्लाना याद होगा, लेकिन सुषमा स्वराज जिस तरह भाषा शैली में भाषण दिया करती थी उस तरह का भाषण जो प्रणति शिंदे ने दिया है, पीएम मोदी और बीजेपी को उस पर मंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी के अंदर इतनी शानदार वक्ता संसद में क्यों दिखाई नहीं देती। और दोस्तों, पीएम मोदी जो महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जिस हरियाणा से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसका एक बड़ा मजाकिया फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं जो बीजेपी की महिला राजनीति को लेकर सोच को दिखाता है। हरियाणा सरकार में महिला जो विकास मंत्रालय है, महिलाओं का जो मामला है, महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? असीम गोयल। महिला मंत्रालय मतलब पुरुष के पास है। इनके पास क्या मंत्रालय आप पढ़ सकते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं, महिला मामलों के मंत्री हैं। बताइए, जिस हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उस राज्य में क्या कोई महिला नेता नहीं है बीजेपी के पास मंत्री बनाने के लिए? दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब महिला मामलों के मंत्री ही पुरुष होंगे तो महिलाओं का कितना उत्थान कर पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि प्रणति शिंदे ने हिंदू मुसलमान की राजनीति, तो 2014 से पहले दावा किया जाता है कि देश में कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, मुद्रा लोन जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को किस तरह आईना दिखाया है, कंगना रनौत पर क्या तंज कसा है, निर्मला मैडम को महंगाई पर क्या बोल दिया और पीएम मोदी के झोला उठाने का जिक्र क्यों किया। सिलसिलेवार तरीके से उनका भाषण सुनाते हैं संसद में। क्या कहती है प्रणति शिंदे? पहले हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो राजनीति होती है, उस पर क्या कहती है प्रणति शिंदे, जरा सुनिए। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूंगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है।
सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। तो मोदी सरकार और बीजेपी को हिंदू खतरे में है वाली राजनीति पर आईना दिखाते हुए प्रीति शिंदे कहती है कि देश को विकसित बनाना है तो आर्थिक असमानता दूर करनी होगी। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। इससे आगे प्रीति शिंदे एक और मुद्दा उठाती हैं कि मुद्रा लोन देश में उन्हीं को दिया जा रहा है जिसे बीजेपी के नेता चाहते हैं। जो बीजेपी को समर्थन करते हैं उन्हें ही मुद्रा लोन बांटा जा रहा है। देश के असल मुद्दों पर मोदी सरकार की पोल खोलते हुए क्या कहती है प्रीति शिंदे, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10 लाख से लेके 20 लाख की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिशें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेड नहीं पाए, उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेड करने का कर्जा है। रेलवेज के बारे में बोलूं तो रेलवेज में स्लीपर कोच की संख्या जो है वो कम कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की संख्या बढ़ा रहे हैं। देश का जो आम गरीब आदमी है वो स्लीपर कोच से ट्रैवल करता है, वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम में से मेडन स्पीच माध्यम में से गुजारिश करती हूँ कि स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर रेलवे और मुद्रा लोन का मुद्दा उठाती है प्रीति शिंदे। आगे प्रीति शिंदे कंगना रनौत और उन लोगों को जवाब देती हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि देश असल में 2014 के बाद आजाद हुआ है। कंगना रनौत को आईना दिखाते हुए क्या कहती है प्रीति शिंदे, जरा सुनिए। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। तो प्रीति शिंदे यहां पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करती हैं कि कुछ महानुभाव तो मानते हैं कि देश 2014 में ही आजाद हुआ है। उसके आगे प्रीति शिंदे पीएम मोदी पर कटाक्ष करती हैं कि कहीं भी जाओ नेहरू गांधी के आगे ही शीश झुकाना पड़ता है, दुनिया उनका नाम लेती है। दोस्तों, आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रीति शिंदे की शानदार अंदाज में कटाक्ष करती हैं, जरा सुनिए। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। तो यहां पर वित्त मंत्री पर कटाक्ष करती हैं कि प्याज नहीं खाती, तो प्याज की महंगाई वित्त मंत्री को दिखती नहीं है। यह एक तरह का सांकेतिक कटाक्ष था। तमाम मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों को इग्नोर करती है निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आगे प्रीति शिंदे पीएम मोदी पर कटाक्ष करती हैं झोला उठाने वाले बयान को लेकर, और क्या कहती है उस घमंड को लेकर जिसमें विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है कि देखिए हार कर भी विपक्ष वाले खुश हैं। तो पीएम मोदी के झोला उठाने वाले बयान पर और विपक्ष की हार को लेकर प्रीति क्या कहती है, जरा सुनिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवहेलना कर रही है कि हमें इतनी सीट्स मिली, जनता ने अस्वीकार किया, पर आपके 400 पार का क्या हुआ। पर मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हम स्वीकार करते हैं कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट्स नहीं जीत पाए। हाँ, हम हमारी बातें जनता को बेहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए, लेकिन
ये भी कहना चाहूंगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए। और आखिरी कुछ शब्द कह के मैं समाप्त करना चाहूंगी कि सत्ता की लालच में न फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, सत्ता की लालच में न फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आखिरी के डायलॉग में मुझे संविधान की प्रस्तावना याद आ गई कि हम भारत के लोग। उसी अंदाज में प्रणिति शिंदे, पीएम मोदी और बीजेपी को आईना दिखाती हैं कि पूरे देश को आगे लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास की नीति पर सही मायने में काम कीजिए, धर्म की राजनीति बंद कीजिए और आर्थिक असमानता को दूर करिए। युवा सांसदों को इसी तरह की प्रतिभा का प्रदर्शन संसद में करना चाहिए। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए कि आखिरकार कितने युवा सांसद ऐसे देश के मुद्दों पर बोलते हैं। आखिरकार बीजेपी के युवा सांसद जब बोलते हैं तो धर्म की राजनीति पर ही क्यों बोलते हैं, मस्करी करते ही क्यों दिखाई देते हैं, असल मुद्दों पर बोलना क्यों बंद कर दिया है। बीजेपी में अगली सुषमा स्वराज आखिरकार कब आएंगी? महिला नेता ही संसद में होना काफी नहीं है। महिला जागरूक पढ़ी लिखी नेता, देश के मुद्दे उठाने वाली नेता देश की संसद में होनी चाहिए। और सत्ताधारी पार्टी में अगर इसका अभाव है तो फिर पीएम मोदी को यह बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि देखिए हमारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाती है, और विपक्ष वाले प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं देते। आप प्रणिति शिंदे के ऐसे भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, और आखिरकार बीजेपी में महिला राजनीति बैकफुट पर क्यों चली गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।